नमस्कार, उद्धव अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज 12th बोर्ड के कृषि विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ले फार्मिंग, ले फार्मिंग, ले फार्मिंग क्या है ना? देखो, ले फार्मिंग इसको कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन के साथ साथ ग्रासेस ग्रो करना, यानी फसल चक्र के साथ घास की फसल चक्र के साथ घास की बुवाई या घास को उगाना। ठीक है, क्या गलत है? ले फार्मिंग। क्या गलत है? ले फार्मिंग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंटूर क्या है? कंटूर कंटूर किसको बोलते हैं? कि एक ढलान वाले क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करना। देखो इस तरह से, जैसे ये स्लोप है ना, और इस तरह से आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे इस तरह से खेती की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कंटूर। क्या बोला जाता है? कंटूर। क्या कहते हैं इसको? कंटूर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोगी। रोगी किसको कहते हैं? डिफाइन रोगी किसको कहते हैं? रोगी देखिए, अन्य किस्मों के पौधे, खेत से अन्य किस्मों के पौधे तथा अन्य फसल के पौधे को निकाल। रोगी किसको बोलते हैं? कि अदर जो वैरायटी होती है ना वो, और अदर क्रॉप होती है, उसको क्या करना है? रिमूव करना। क्या करना है? रोगी करना। तीनों समझ में आ गया आपको? पहला पॉइंट क्या है? ले फार्मिंग किसको बोलते हैं? कि क्रॉप रोटेशन के साथ साथ इसको ग्रो करना, ग्रासेस को ग्रो करना। ठीक है, फसल चक्र के साथ इसको ग्रो करना, घास को ग्रो करना। कंटूर किसको बोलते हैं? कंटूर देखिए, ढलान वाले क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करना है ना, जो स्लोप है उसके वहां पे क्या करना है? सीढ़ीनुमा इस तरह से खेती की जाती है, उसको बोलते हैं कंटूर। उसके बाद देखिए रोगी क्या होता है? अन्य किस्मों के पौधे तथा अन्य फसल के पौधों को निकालना, यानी अदर क्रॉप वैरायटी और अदर क्रॉप को क्या करना, वहां से रिमूव करना। क्या कहलाता है? रोगी। क्या कहलाता है? रोगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुड क्वालिटी का जो सीड होता है ना, गुड क्वालिटी सीड की रियल वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता तो जो अच्छी क्वालिटी का जो सीड होता है ना, उसकी जो रियल वैल्यू होगी, उसकी वो रियल वैल्यू कितनी होती है? उसकी रियल वैल्यू होती है मोर देन 75%। कितनी होगी? मोर देन 75%। यानी अच्छी क्वालिटी का जो सीड होता है उसकी रियल वैल्यू कितनी होगी? मोर देन
75%। कितनी होती है? मोर देन 75%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीट की, गेहूं की क्या वाटर डिमांड, गेहूं की क्या बता रहे हैं? जल मांग। तो गेहूं की जल मांग कितनी होती है? वाटर डिमांड कितनी होती है ना? तो वाटर डिमांड कितनी होती है गेहूं की? 450 से 650 है। कितनी होती है? 450 से 650 है। उसके बाद शुगर केन, तो शुगर केन की वाटर डिमांड होती है, वो होती है 900 से 2500 है। 900 से 2500 है। उसके बाद बात करते हैं अपन राइस की। किसकी बात करते हैं? राइस की। तो राइस की जो वाटर डिमांड होगी वो होगी 1500 से 2500 है। राइस की जो वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है? 1500 से 2500 है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मेज की। किसकी बात करते हैं? मेज की। तो मेज की जो वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है? 500 से 800। कितनी होती है? 500 से 800। 500 से 800 कितनी होगी? 500 से 800। उसके बाद बात करते हैं अपन पोटैटो और ग्राउंडनट। पोटैटो और ग्राउंडनट की जो वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है? तो 500 से 700 ml। 500 से 700 ml। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन कॉटन की। जो कॉटन की वाटर डिमांड होती है वो होती है आपके 700 से 1300। कितनी होगी? 700 से 1300। 700 से 1300। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि शुगर केन की वाटर डिमांड कितनी है, तो शुगर केन की कितनी होती है? 900 से 2500 है ना। राइस की पूछ ले आप बताएंगे कितना? 1500 से 2500 में। मेज की पूछ ले तो कितनी बताइए आप? 500 से 800 में। अगर आपको वीट की पूछ ले वाटर डिमांड तो वीट की कितनी बताओगे? 450 से 650 ml। उसके बाद आपको पूछ ले पोटैटो और ग्राउंडनट की तो कितनी होगी? 500 से 700 ml। और कॉटन की पूछ ले तो 700 से 1300। ठीक है। यहाँ से वाटर डिमांड का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो वाटर डिमांड होती है वो किसकी होती है? शुगर केन। किसकी होती है? शुगर केन। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? राइस का। किसका आता है? राइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के क्या उद्देश्य? ठीक है। तो सिंचाई के उद्देश्य को पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। इरिगेशन किसको बोलते हैं, है ना। तो देखो इरिगेशन किसको बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके लिए बात कर रहे हैं हम। प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? वाटर आर्टिफिशियल क्या कर प्रोवाइड कर रहे हैं? वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल रूप से प्लांट को जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? इरिगेशन। क्या बोलेंगे? इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इरिगेशन के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? देखिए पहला पॉइंट क्या हो सकता है? फसल को
पाले से बचाना, पाले से बचाना, पाले से बचाना, मतलब उसको किससे बचाना? फ्रॉड से, पाले से बचाना। ठीक है। दूसरा इरिगेशन और किसके लिए करते हैं? मृदा में नमी के लिए, मृदा में नमी बनाने के लिए, है ना, मॉइस्चर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रॉपर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, कठोर भूमि, हार्ड जो सरफेस होती है, कठोर भूमि को, कठोर भूमि को कृषि के लिए तैयार करना। जो हार्ड सॉइल होती है उसको एग्रीकल्चर, हार्ड सॉइल को किस लिए तैयार करना? खेती के लिए तैयार करना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर, लवणों का निक्षालन। किसके लिए? लवणों का निक्षालन। किसका रिमूवल? सॉल्ट का लीचिंग, सॉल्ट की क्या होना? लीचिंग करना। सॉल्ट को क्या करना? लीचिंग करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इरिगेशन। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि सिंचाई के उद्देश्य, तो सिंचाई के क्या उद्देश्य होंगे? एक तो फसल को किससे बचाना? फ्रॉड से बचाना। दूसरा सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना के रखना। तीसरा हार्ड जो सॉइल होती है उसको क्या करना? सॉफ्ट करना, नॉर्मल करना, जिससे अपन एग्रीकल्चर जो मशीनरी वर्क कर सकते हैं, है ना, प्लॉइंग कर सकते हैं, जुताई उताई कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या है? लवणों का निक्षालन। जो साल्ट होते हैं, अगर पानी भर देंगे तो साल्ट कहाँ चले जाएंगे? अपर लेयर से कहाँ चले जाएंगे? लोअर लेयर पे। कहाँ चले जाएंगे? लोअर लेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन में गेहूं की क्रांतिक अवस्था। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेहूं की क्रांतिक अवस्था, गेहूं की क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज। इसकी बात कर रहे हैं अपन, गेहूं की क्रांतिक अवस्था या फिर क्रिटिकल स्टेज। अब देखो क्रिटिकल स्टेज गेहूं की कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 स्टेज होती है। 6 कितनी स्टेज होगी? 6 होगी। 6 में देखिए, फर्स्ट देखो सी टी जे ई एम और डी, ये ट्री का है। सी का मतलब होता है सी आर आई। क्या होता है? सी आर आई। और सी आर आई की फुल फॉर्म क्या होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन, 6 डबल फुटा। ठीक है। और ये कितने दिन बाद करके ये क्या करते हैं अपन? 21 दिन, 22। उसके बाद जो सेकंड स्टेज अपन ये कैसे करते हैं? वो होती है टिल्डी। कौन सी होती है? टिल्डी। जे का मतलब क्या होता है? जॉइंटिंग स्टेज। कौन सी स्टेज? जॉइंटिंग। ई का मतलब क्या होता है? ईयर इमर्जेंस, फ्लावरिंग स्टेज, है ना। एम का मतलब होता है मिल्किंग स्टेज। इस स्टेज पर मिल्किंग। और लास्ट में बी का मतलब होता है डबल स्टेज। कौन सी स्टेज? डबल स्टेज। तो गेहूं के अंदर कितनी कैसे करते हैं? 6 कैसे करते हैं? सी सी आर आई। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सी आर आई की फुल क्या होती है? तो ग्राउंड रूट इनिशिएशन। क्या होती है? ग्राउंड रूट इनिशिएशन, 6 डबल फुटा। तो फर्स्ट जो इरिगेशन किया जाता है वो कितने दिन बाद किया जाता है? 21 दिन बाद। कितने दिन बाद किया जाता है? 21 दिन बाद। सेकंड जो होगी वो कौन सी होगी? टिल्डी। थर्ड जो होगी वो कौन सी होगी? जॉइंटिंग। 4 ईयर इमर्जेंस, हिप, मिल्किंग। और 6 कौन सी स्टेज होती है? डबल स्टेज। कौन सी स्टेज? डबल। अब बात करते हैं आगे अपन मेज, मक्का की। मेज की क्रिटिकल स्टेज है ना, मक्का की क्रिटिकल स्टेज क्या है? देखो मेज की क्रिटिकल स्टेज क्या है? टेस्लिंग, जब टेसल निकल जाता है। ठीक है। दूसरी सिल्किंग, सिल्किंग। और तीसरी होती है डेंट, दाना बनते से।
कब कब करते हैं इरिगेशन फेज के अंदर, टेस्टिंग स्टेज पर, ठीक है, सेकंड सेल्टिंग और तीसरा दाना बनते समय, डेंट है ना, डेंट स्टेज। अब देखिए जो मेज के अंदर टेस्टिंग जो होती है ना, टेसर टेसर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर। तो जब मेल फ्लावर करते हैं तब आपको क्या करनी होगी, फर्स्ट इरिगेशन करनी होगी, और सिल्क इसको बोलते हैं फीमेल फ्लावर। कब करनी होगी सेकंड इरिगेशन, फीमेल फ्लावर जब करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि मेल के अंदर फर्स्ट इरिगेशन कब करेंगे, टेस्टिंग के समय, जब टेस्टिंग करते हैं मेल फ्लावर करते हैं तब। सेकंड कब करते हैं, जब फीमेल फ्लावर करते हैं सिल्क स्टेज पर, और तीसरा डेंट स्टेज। तीन बार क्या करते हैं मेल के अंदर इरिगेशन की जाती है, ठीक है। तो ये मेल की क्या है, क्रिटिकल स्टेज, क्या होगी, क्रिटिकल स्टेज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो गन्ने के अंदर शुगर क्या है बात करते हैं, है ना, शुगर केन की क्रिटिकल स्टेज। देखो इसकी सबसे पहले क्या होती है, जर्मिनेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, टिल्डरिंग, और लास्ट अगली कौन सी होती है, ग्राउंड ग्रोथ। कब कब करते हैं, जर्मिनेशन के समय, टिल्डरिंग के समय, और ग्राउंड ग्रोथ के समय। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं अंकुरण के समय, फिर कले निकलते समय, और बढ़वार के समय, जब उसकी ग्रोथ होती है। इस समय इसकी क्या करते हैं, इस समय क्या करता है, इस समय इरिगेशन करता है, ठीक है। तो ये शुगर केन की क्या है, क्रिटिकल स्टेज। उसके बाद बात करते हैं अगला, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है ग्राउंडनट के अंदर, है ना, मूंगफली के अंदर। ग्राउंडनट, मूंगफली, देखिए सुइया बनते समय, पिगिंग टाइम, है ना, पैकिंग टाइम। कब करते हैं, सुइया बनते समय। और उसके बाद करते हैं जब मूंगफली बनती है, सुइया बनने से लगा के जो ग्राउंडनट बनती है ना मूंगफली, तब तक इसमें क्या करते हैं हम, इरिगेशन, मूंगफली बनते समय। तो सुइया बनते समय और मूंगफली बनते समय। उसके बाद बात करते हैं राइस के अंदर। तो राइस के अंदर देखिए दान, दान में कब करेंगे, कले निकलते समय, कले निकलते समय, फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, कले निकलते समय मतलब टिल्डरिंग के समय। कब करते हैं, टिल्डरिंग, कब करेंगे, देखिए आप, टिल्डरिंग के समय। एक तो कब करते हैं, टिल्डरिंग के समय, है ना, और बिफोर फ्लावरिंग। ठीक है। तो ये क्रिटिकल स्टेज पूछी जाती है एग्जाम में। तो देख लीजिए आप किस चीज का पढ़ना पड़ी, एक तो गेहूं की क्रिटिकल स्टेज होती है ना, दूसरा किसकी पढ़ी, मेज की, फिर उसके बाद किसकी पढ़ी अपन ने, शुगर केन की भी पूछते हैं, उसके बाद ग्राउंडनट की भी पढ़ी अपन ने, और राइस की। तो ये आप क्रिटिकल स्टेज पढ़ के देखिए। एक तो वाटर डिमांड और क्रिटिकल स्टेज, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है ना, पिछले बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे भी गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद
सिंचाई, है ना, ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। देखो ड्रिप इरिगेशन मेथड कहाँ से डेवलप किया गया? तो ड्रिप इरिगेशन मेथड कहाँ से डेवलप हुआ होती है? ड्रिप इरिगेशन मेथड जो डेवलप हुआ वो कहाँ से हुआ? इजराइल से। कहाँ से डेवलप हुआ? इजराइल से डेवलप किया। कहाँ से डेवलप हुआ ये? इजराइल से डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? मिमिक्री रीड, नकलसी खरपतवार। मिमिक्री रीड, नकलसी खरपतवार। देखो मिमिक्री रीड किसको बोलते हैं? एक दूसरे की क्या करना, मिमिक्री करना, है ना। तो मिमिक्री रीड किसको बोलेंगे? जैसे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होना, प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होना, है ना, आकार की, है ना, बाह्य आकार की। तो पौधे की, फसल की बाह्य आकार की क्या होना? सेम होना, वो क्या कहते हैं अपन? मिमिक्री। और मिमिक्री रीड कौन कौन से होते हैं? तो गेहूं के अंदर, किसके अंदर? गेहूं के अंदर किसका होना? गेहूंसा का होना। किसका होना? गेहूंसा। और गेहूंसा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेलेरस माइनर। क्या होता है? फेलेरस माइनर। इसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। गुल्ली डंडा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको और दूसरा नाम है गेहूं का मामा। गेहूं का मामा। और गेहूंसा का जो टेस्ट रेट होता है, टेस्ट रेट कितना होता है? तो वो होता है 2। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गेहूं के अंदर या मिमिक्री रीड कौन सा है? तो मिमिक्री रीड कौन सा है? गेहूं के अंदर किसका होना? गेहूंसा का होना। किसका होना? गेहूंसा। ठीक है, तो गेहूं के अंदर किसका होना? गेहूंसा का। तो ये कौन सा रीड हो गया आपके? मिमिक्री रीड। ठीक है, उसके बाद आगे इसके अंदर हम पढ़ते हैं। देखो सरसों के अंदर या सरसों बीज के अंदर, सरसों के बीज के अंदर सत्यानाशी बीज का होना। देख सरसों के बीज होते हैं ना, उसके अंदर सत्यानाशी, और सत्यानाशी का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? आर्जिनोन मैक्सिकन। आर्जिनोन मैक्सिकन। तो देखो सरसों के अंदर सत्यानाशी बीज का अगर मिक्स हो जाता है, उसके बाद फिर उससे जो ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकालने के बाद जब उसको खाते हैं तो कौन सी रोग होने की संभावना रहती है? ड्रॉपसी रोग। कौन सा रोग होता है? ड्रॉपसी रोग। कौन से रोग होने की संभावना रहती है? ड्रॉपसी रोग होने की संभावना रहती है। तो अगर सरसों के बीज के साथ अगर सत्यानाशी के बीज मिक्स हो जाते हैं और उसके ऑयल को अगर यूज कर ले तो कौन सा रोग होता है? ड्रॉपसी रोग होता है। कौन सा रोग होता है बताइए? ड्रॉपसी रोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन पैरासाइटिक वीड, परजीवी खरपतवार। नेक्स्ट देखिए पैरासाइटिक वीड, परजीवी खरपतवार, पैरासाइटिक वीड। देख पैरासाइटिक वीड कौन कौन से होते हैं? CLOS, क्लोज। सी का मतलब क्या होता है? कसकुटा।
और ये कस्कुटा जो ब्रीड होता है पैरासिटिक ब्रीड वो होता है रिच का के अंदर। किसके अंदर होता है? रिच का। एल का मतलब होता है लॉरेंथस। क्या होता है? लॉरेंथस। लॉरेंथस क्या होगा? लॉरेंथस। ये होता है किसके अंदर? आम। ओ का होता है ओरोबंकी। ओरोबंकी। और कि ये किस फैमिली के अंदर होता है? सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर, सोलेनेसी फूल के अंदर। और एक इसमें अपवाद है वो है मस्टर्ड। उसके बाद बात करते हैं स्टाइगा। स्टाइगा जो होगा वो किसके अंदर होगा? ओएसी। ओएसी बोलो या फिर ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए पैरासाइटिक ब्रीड कौन से थ्री याद रखिए आप? सी, एल, ओ और एस। सी, एल, ओ, एस। सी का मतलब क्या होता है? कस्कुटा। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिचके के अंदर कौन सा पैरासाइटिक ब्रीड होता है? कौन सा होता है? कस्कुटा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एल, लॉरेंथस। ये किसके अंदर होता है? मैंगो के अंदर। ओरोबंकी। ओरोबंकी जो होगा वो किसके अंदर होगा? सोलेनेसी फैमिली के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सोलेनेसी फैमिली। जैसे पोटैटो हो गया, है ना, टोमेटो हो गया, इसके अंदर ये होगा। अब इसमें एक अपवाद है, वो कौन है? मस्टर्ड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया कि मस्टर्ड के अंदर पैरासाइटिक ब्रीड कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ओरोबंकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, क्योंकि मस्टर्ड किस फैमिली का होता है? क्रूसिफेरी फैमिली का होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टाइगा। स्टाइगा किसके अंदर होता है? ग्रेमिनी फैमिली का। ग्रेमिनी फैमिली कौन सी है? जैसे कि गेहूं हो गया, वेट हो गया, है ना, धान हो गया, राइस, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया। इनके अंदर क्या कौन सा होता है? तो इसके इनके अंदर कौन सा होता है? स्टाइगा। कौन सा होता है? स्टाइगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैविक खेती। जैविक खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी खेती है जहां पर हम इसका यूज नहीं करना, केमिकल का यूज नहीं करना। इसका यूज नहीं करना, केमिकल का। और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज करना, जैसे कि ऑर्गेनिक के अंदर जैसे आपको हो गया वर्मी कंपोस्ट हो गया, एफआई हो गया, इनका यूज करके खेती की जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द दिया वो शब्द किसने दिया? नॉर्थ नॉर्थ। किसने दिया? नॉर्थ नॉर्थ 1920। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द दिया वो किसने दिया? नॉर्थ बॉर्न। ठीक है, नॉर्थ बॉर्न। उसके बाद बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो पितामह, फादर, इसके जो फादर है वो है अल्बर्ट हावर्ड। इसके जो फादर है कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो शब्द दिया वो किसने दिया? नॉर्थ बॉर्न ने दिया। और इसके जो फादर है वो कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। यहाँ से भी आपको छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है डेपो मेथड। बात किसकी करते हैं अपन? डेपो मेथड। तो डेपो मेथड देखिए, चलिए अगले पेज पे देखते हैं डेपो मेथड। डेपो मेथड, डेपो मेथड। डेपो मेथड किसने यूज? तो डेपो मेथड जो यूज किया जाता है किसने किया जाता है? राइस से किया जाता है। किसने किया जाता है? राइस। देखिए उसके बाद आगे देखें कि डेपो मेथड कहाँ से डेवलप हुआ? डेपो मेथड डेवलप हुआ IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस से इसको डेवलप किया गया।
कहाँ से डेवलप किया गया? मंदिला फिलीपींस। अब देखिए डेपोक मेथड जो डेवलप किया जाता है या डेपोक मेथड जो की जाती है ना, तो ये कौन सा मेथड है? ये सॉइललेस। कौन सा मेथड है? सॉइललेस मेथड। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, मृदा रहित विधि है ना, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो डेपोक मेथड के अंदर जो सीडेड रखते हैं, बीज जो है सीडेड, तो सीडेड विधि रखेंगे इसके अंदर रखते हैं 3 kg पर मीटर स्क्वायर, और जो इसका जो नर्सरी एरिया होता है वो एरिया कितना रखते हैं? एरिया रखते हैं 25 to 30 मीटर। ठीक है, कितना एरिया रखेंगे? 25 से 30 मीटर। कितने दिन? इसके लिए 1 हेक्टेयर, इसके लिए 1 हेक्टेयर। ठीक है, अब देखो अगर आपको उसको पूछने की है 1 हेक्टेयर में कितने सीड लेंगे, तो 1 हेक्टेयर के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 75 से 120 kg पर हेक्टेयर। 75 से 120 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और ये जो आप डेपोक मेथड यूज कर रहे हो तो इसमें तो सीड कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है? जर्मिनेशन होता है कितने दिन बाद उसको ट्रांसप्लांटिंग की जाती है? तो वो की जाती है 11 से 13 दिन। कितने दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? 11 से 13 दिन। कितने दिन बाद करते हैं ट्रांसप्लांटिंग? 11 से 13 दिन बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपने कि डेपोक मेथड क्या है ना? डेपोक मेथड में क्या होता है कि ये कहाँ से डेवलप हुआ? कि मनीला फिलीपींस से हुआ। कहाँ से डेवलप हुआ? मनीला फिलीपींस का। किस इंस्टीट्यूट? IRR इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सॉइललेस मेथड है, इसमें सॉइल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, सॉइल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो सीडेड रखेंगे वो कितने रखेंगे? 3 kg पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना रखेंगे? 25 से 30 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, अगर आपको हेक्टेयर के लिए पूछे तो 75 से 120 kg पर हेक्टेयर इसकी सीडेड आ जाएगी। और कितने दिन बाद उसको ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है? तो कितने दिन बाद करते हैं? 11 से 13 दिन बाद। कितने दिन बाद करते हैं ट्रांसप्लांटिंग? 11 से 13 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? केंद्रीय बरानी खेती अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय बरानी खेती अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बरानी खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो ये जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद। केंद्रीय बरानी खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, है ना? सेंट्रल रेनफेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रेनफेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जो प्लांटिंग मेथड होता है ना, प्लांटिंग मेथड ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के अंदर जो प्लांटिंग मेथड है उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? तो फलोद्यान के लिए सर्वोत्तम विधि है वो है वर्गाकार विधि। फलोद्यान के लिए सर्वोत्तम जो विधि है ना, औचार प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है? स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड क्या होता है कि चारों तरफ से क्या होता है? रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होगा इसका? सेम। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होगा? सेम। देखो R into P, रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए अपन। एग्जांपल देखिए, मैंगो के अंदर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो रखा जाता है वो कितना होता है? वो होता है 10 into 10। कितना होता है? 10 into 10। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो गया? स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड हुआ? स्क्वायर मेथड। तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है इसके अंदर? सेम होता है। तो मैंगो के अंदर R into P कितना हो गया? 10 into 10। जैसे आप उसको निकालने के लिए बोलते हैं कैसे निकालोगे, है ना? हेक्टर अपॉन R into P।
एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्टोर होते हैं? एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्टोर। ठीक है, आर इंटू पी कितना है? तो आर इंटू पी कितना है? 10 इंटू 10 कितना है? 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 100 प्लांट। कितने प्लांट? 100 प्लांट। तो एक हेक्टेयर के अंदर मैंगो के कितने प्लांट लगेंगे? 100 प्लांट लगेंगे। कितने प्लांट लगेंगे? 100 प्लांट। ये तो किसका हो गया? स्क्वायर मेथड। इसी तरह रेक्टेंगुलर मेथड भी होता है जिसके अंदर भी रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा। रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के अंदर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फल उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम लिखिए, है ना। तो जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है ना, फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन संबंधित क्रांति, है ना, वो है आपके गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति होगी? सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय बरानी खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद के अंदर। फलों उत्पादन के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो वर्गाकार विधि हो गई। और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कौन से रिवोल्यूशन का यूज किया जाता है? तो सुनहरी क्रांति। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेम का टीएसएस, जेम का जो टीएसएस होता है वो कितना होता है? तो 68%। कितना होता है? 68%। ठीक है, और जेमी का जो टीएसएस होगा, जेमी का जो टीएसएस होता है वो कितना होता है? 65%। कितना होता है? 65%। अब देखो सबसे बेस्ट जो जेम तैयार किया जाता है, सबसे बेस्ट जो फ्रूट है जेम तैयार करने के लिए वो कौन सा है? एप्पल, सेब। कौन सा है? एप्पल। और सबसे अच्छी जो जेली तैयार की जाती है वो कौन सा फ्रूट है? वो है गुआवा, अमरूद। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जेम का टीएसएस कितना होता है? तो 68 होता है। सबसे अच्छा जेम किससे तैयार किया जाता है? तो एप्पल से तैयार किया जाता है। जेली का टीएसएस कितना होगा? 65 होता है। और जेली की सबसे अच्छी जेली किससे तैयार की जाती है? तो गुआवा, अमरूद से तैयार की जाती है। ठीक है, अब जेली को किससे मापते हैं? तो जेली मीटर से। किससे मापते हैं? जेल मीटर। मतलब पैक्टिन जो मापते हैं ना, पैक्टिन जो मापते हैं वो किससे मापते हैं? जेल मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? जेल मीटर से मापा जाता है। ठीक है, और टीएसएस को किससे मापते हैं? रेफ्रैक्टोमीटर। टीएसएस को किससे मापा जाता है? रेफ्रैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? रेफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, और जेम और जेली को अगर तैयार हो जाए उसका टीएसएस अगर 68 आ जाए तो समझ लेना कि जेम तैयार हो चुका है। अगर उसका टीएसएस 65 आ जाए तो समझ लेना कि क्या तैयार होगी? जेली तैयार होगी। उसके लिए एक टेम्परेचर भी होता है। अगर आप थर्मामीटर से चेक करते हो, इससे थर्मामीटर से चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तब भी समझ जाना चाहिए कि जेली और जेम क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, तैयार हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम कैनिंग, डिब्बाबंदी। किसकी बात करते हैं? कैनिंग, डिब्बाबंदी। कैनिंग, डिब्बाबंदी। किसकी बात करते हैं? कैनिंग, डिब्बाबंदी। तो डिब्बाबंदी है ना, डिब्बाबंदी के जो पितामह है वो कौन है? निकोलस अपार्ट। ठीक है, तो कैनिंग के जो पितामह है ना, वो कौन है? निकोलस अपार्ट। अब देखो कैनिंग करते समय जो सॉल्ट की मात्रा लगी जाती है, नमक की मात्रा, वो कितने परसेंट लगते हैं कैनिंग प्रोसेस के अंदर? तो 2% लगते हैं। कितने परसेंट लगते हैं? 2%। अब कैनिंग प्रोसेस के अंदर जब कैनिंग की प्रोसेसिंग होती है ना, डिब्बाबंदी होती है, तो उस समय प्रोसेसिंग के समय किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोसेसिंग। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोसेसिंग, है ना। प्रोसेसिंग के समय जो वेजिटेबल के लिए टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाता है? 115 से 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, और फ्रूट के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है
वो रखा जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लिखा जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लास्ट प्रोसेसिंग के समय की बात करें, ये किसी बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के समय की बात कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग जब करेंगे तो टेम्परेचर ना रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ना, समझ में आ गया होगा आपको। देखो कैनिंग के विद्यमानों ने ग्लूकोज सल्फर साल्ट की तरह के विद्यमान जब करते हैं तो उसमें सॉल्ट की मात्रा जो होती है 2% रखते हैं। प्रोसेसिंग के समय है ना, प्रोसेसिंग के समय क्या होता है कि जब वेजिटेबल की प्रोसेसिंग की जाती है तो उस समय विद्यमान की पैक हो गई है, उस समय कितना टेम्परेचर रखते हैं 150 से 120 डिग्री सेल्सियस, और फ्रूट के लिए कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या नहीं। अब देखिए प्रिजर्वेशन, परिरक्षण है ना, प्रिजर्वेशन के लिए इसके बाद करते हैं हम प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन में क्या होगा, जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो सॉल्ट की मात्रा कितनी रखते हैं, प्रिजर्वेशन करते समय सॉल्ट की मात्रा जो रखते हैं वो रखते हैं प्रिजर्वेशन के लिए 15 से 20%, और शुगर की जो मात्रा रखेंगे वो रखेंगे 65%। कितने रहते हैं 65। तो प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट की मात्रा कितने रखेंगे 15 से 20%, और शुगर की मात्रा कितने रहते हैं 65%। कितने रहते हैं 65%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो प्रसव के कितने दिन बाद पशु मलकाय के लक्षण दर्शाते हैं। इसके बाद बात करें प्रसव के कितने दिन बाद, है ना, प्रसव क्रिया होने के बाद, प्रसव जो क्रिया होती है प्रसव के बाद पशु कितने दिन बाद प्रसव क्रिया के बाद पशु कितने दिन बाद मध्यकाल के लक्षण दर्शाती है, मध्यकाल के लक्षण दर्शाती है। ठीक है, तो प्रसव क्रिया जो इसकी बात करें हम, प्रसव क्रिया के बाद, है ना, तो देखो पशु कितने दिन बाद लक्षण दर्शाती है वो बताइए आपको। कितने दिन बाद लक्षण दर्शाएगी, सामान्य दिन, कितने दिन बाद, सामान्य दिन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या होता है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु किससे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कौन है, राठी। राजस्थान की कामधेनु कौन सी होगी, राठी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बदावली। बदावली का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन जो है ना वो कहाँ पर है, आगरा। कहाँ पर है, आगरा जिला यूपी है। बदावली का ओरिजिन कहाँ पर हो गया, आगरा जिला यूपी का। ठीक है, उसके बाद बात देखते हैं कि जो बदावली है, बदावली के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, फैट परसेंटेज होती है। फैट कितनी होती है, 12 से 14%। कितनी होती है, 12 से 14%। ठीक है, और इसके जो बॉडी कलर कैसा होगा, तांबे जैसे, कॉपर लाइट, कैसा कलर होता है इसका, कॉपर लाइट कलर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि बदावली यानी ऐसी गैस की कौन सी मछली जिसके अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, फैट होती है। तो सबसे ज़्यादा फैट किसकी होती है, बदावली की होती है। तांबे जैसा रंग किसका होता है, तो बदावली का होता है। किसका होता है, बदावली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैसे सुरती, इसकी बात करते हैं सुरती। तो सुरती कहाँ की है, बड़ौदा गुजरात। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, बड़ौदा गुजरात। कहाँ पर है, बड़ौदा गुजरात। और सुरती के जो सिंह होते हैं वो कैसे होते हैं, सिकल से। सुरती के जो सिंह होंगे कैसे होंगे, सिकल से। दराती आकार या हंसिया। सुरती के जो सिंह होंगे कैसे होंगे, दराते आकार के या फिर हंसिया आकार। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हम मुर्रा, ठीक है। इसके बाद करते हैं मुर्रा। मुर्रा की फैट परसेंटेज कितनी होती है? मुर्रा की फैट परसेंटेज कितनी होती है? 7% होता है। कितना होता है? 7%, ठीक है। और मुर्रा के अंदर जलेबी आकार के सींग होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी आकार के सींग, जलेबी आकार के सींग, जलेबी आकार के सींग, ठीक है। सब गाय की ऐसी कौन सी नस्ल जो बागवानी के लिए उपयुक्त है, एग्रीकल्चर वर्क के लिए उपयोग की जाती है ना? तो एग्रीकल्चर वर्क के लिए कौन सी, बागवानी के लिए कौन सी नस्ल है? गाय की बागवानी नस्ल। तो बागवानी नस्ल जो है वो कौन है? नागौरी। कैसी है? नागौरी। कौन सी नस्ल है? नागौरी, ठीक है। उसके बाद देखिए जाफराबादी। जाफराबादी का ओरिजिन कहाँ पर है? जाफराबादी का ओरिजिन है वो गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। जाफराबादी को अपन क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट। क्या बोलते हैं? छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट। जाफराबादी को क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान। टोगनबर्ग, टोगनबर्ग क्या है? टोगनबर्ग बकरी, टोगनबर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन जो है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। टोगनबर्ग का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद बात देखते हैं और कुछ नस्लें। जमुनापुरी, जमुनापारी। जमुनापारी जो है इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? इटावा, यूपी। कहाँ पर है? इटावा, यूपी के अंदर। आप देखो जमुनापारी के इसकी जो नाक होती है वो कैसे होती है? रोमन नाक। कैसे नाक होती है? रोमन नोज होती है। कैसे होती है? रोमन नोज। और पिछली टांगों पर, पिछली टांगों पर, पिछली टांगों पर लंबे बाल होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे बाल होते हैं। पिछली टांगों पर कैसे होते हैं? लंबे बाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बर्बरी। बर्बरी, बर्बरी, बर्बरी कहाँ की है? अफ्रीका का सामान्य गणराज्य। अफ्रीका का सामान्य, सामान्य, अफ्रीका का सामान्य, सामान्य, ठीक है। अफ्रीका का सामान्य का बर्बरा क्षेत्र। कहाँ का? कहाँ? बर्बरा क्षेत्र, बर्बरा क्षेत्र, ठीक है। तो बर्बरी कहाँ की है? अफ्रीका के ब्रिटिश सामान्य। कहाँ की? अफ्रीका के ब्रिटिश, कहाँ की? ब्रिटिश, ब्रिटिश, अफ्रीका के ब्रिटिश सामान्य का बर्बरा क्षेत्र। और उसको अपन क्या बोलते हैं? शहरी बकरी, सिटी गॉड, शहरी बकरी, शहरी बकरी, ठीक है। ट्विंस में जुड़वा बच्चे भी देती है, ठीक है। और साल में 2 बार बच्चे देती है, साल में 2। साल में कितने बार बच्चे देती है? 2 बार, ठीक है। तो देखो टोगनबर्ग का ओरिजिन कहाँ पे हो गया? स्विट्जरलैंड। ये क्या है? एक्सोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्ल है। जमुनापुरी कहाँ की है? इटावा, यूपी की। इसके जो नाक कैसी होती है? रोमन नोज होती है। पीछे टांगों पर क्या होते हैं? लंबे बाल होते हैं। बर्बरी, बर्बरी, बर्बरी का ओरिजिन कहाँ पर है? अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का बर्बरा क्षेत्र, जिसको अपन सिटी गॉड भी बोलते हैं। ये ट्विंस में जुड़वा बच्चे देते हैं। कैसे देती है? जुड़वा बच्चे। उसके बाद बात करते हैं बीटल। किसकी बात करते हैं? बीटल। किसकी बात कर रहे हैं हम? उसके बाद किसकी कर रहे हैं? बीटल। तो बीटल का ओरिजिन कहाँ है? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। और इसके बीटल के अंदर क्या होता है कि नर जो बकरी होती है ना, नर जो बकरा होता है, नर है ना, नर बकरे की क्या होती है? दाढ़ी होती है।
नर की क्या होती है? डाली। ठीक है, नर की क्या होगी? डाली। नर की क्या होती है? डाली। ठीक है, तो आपको ये कुछ गौर के बारे में बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की मेरिनो किसे? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की मेरिनो किसे? देखो, राजस्थान की मेरिनो, तो राजस्थान की जो मेरिनो कहते हैं वो है चोपड़ा। कौन है? चोपड़ा। राजस्थान की जो मेरिनो किसको बोलते हैं? चोपड़ा। किसको बोलते हैं? चोपड़ा। और चोपड़ा का जो ओरिजिन है वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र। चोपड़ा का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखो, राजस्थान को बेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को बेड़ों का घर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरिनो का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? स्पेन। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? मेरिनो का स्पेन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मालपुरा। तो मालपुरा कहाँ की? तो मालपुरा है वो कहाँ की? टोंक की। कहाँ की? टोंक की। मालपुरा कहाँ की? टोंक की। ठीक है, और ये मालपुरा जो है वो नमदा के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है? नमदा के लिए फेमस है। नमदा के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। नमदा के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कराकोल। तो कराकोल का ओरिजिन कहाँ पे? मध्य एशिया। कहाँ पर ओरिजिन इसका? मध्य एशिया। कराकोल का ओरिजिन कहाँ पर है? मध्य एशिया। और ये किसके लिए फेमस है? ये है टेंट के लिए। किसके लिए? टेंट के लिए। टेंट के लिए। इसलिए टेंट के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन अभिवस्त्र और अभिकालीन। अभिवस्त्र अभिकालीन। देखो, रेमुलेट इनटू चोपड़ा और अभिकालीन किससे तैयार होगी? रेमुलेट इनटू मालपुरा। ये दोनों जो नस्ल है अभिवस्त्र और अभिकालीन, ये कहां से डेवलप की गई? CHWRI अभिका नगर मालपुरा टोंक। ठीक है, तो अभिवस्त्र किसका क्रॉस है? रेमुलेट इनटू चोपड़ा का। अभिकालीन किसका? रेमुलेट इनटू मालपुरा का। ठीक है, CHWRI ये आपस में अभिका नगर मालपुरा टोंक। तो अभिवस्त्र और अभिका नगर कहां से डेवलप हुई? अभिवस्त्र और अभिका नगर कहां से हुई? मालपुरा टोंक से। कहां से डेवलप की गई? मालपुरा टोंक से डेवलप की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? देखिए, राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं? चोपड़ा को। किसको बोलते हैं? चोपड़ा। मेरिनो का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? स्पेन के अंदर। मालपुरा। नंबर के लिए कौन सी नस्ल की एवं प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी है? मालपुरा है ना। पेंट के लिए कौन सी है? तो वो है कराकूल। कौन सी है? कराकूल। अभिवस्त्र का जो प्रोसेस किससे तैयार होगी? रेमुलेट इनटू चोपड़ा से। अभिकालीन वो रेमुलेट इनटू मालपुरा से। दोनों कहाँ से डेवलप हुई? CHWRI सेंट्रल सी फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? अभिका नगर मालपुरा टोंक। कहाँ पर है? अभिका नगर मालपुरा टोंक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन एंथ्रेक्स। इसके बाद करते हैं एंथ्रेक्स। ठीक है,
एंथ्रेक्स के कोई 3 लक्षण या कोई 3 सिम्टम बताइए। देखो एंथ्रेक्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जहरी बुखार, है ना, तेली बुखार भी कहते हैं, जहरी बुखार, तेली बुखार, ठीक है। अब इसके मेन सिम्टम क्या है, मेन सिम्टम क्या है, मुंह, नाक व गुद्दा से, मुंह, नाक व गुद्दा से जागदार काला खून निकलना, मुंह, नाक व गुद्दा से जागदार काला खून निकलना, ठीक है। दूसरा क्या है, अंत में खुली दस्त होना, अंत में खुली दस्त होना, ठीक। और इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो गर्भित पशुओं में गर्भपात होना, क्या होना, गर्भित पशुओं में गर्भपात होना, गर्भित पशुओं में क्या होना, गर्भपात होना। अब एंथ्रेक्स का पैथोजन रोग कारक, तो इसका रोग कारक क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका जो रोग कारक है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो इसका रोग कारक क्या हो गया, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर एंथ्रेक्स का उपचार पूछे, आप उपचार क्या लिखेंगे, एंथ्रेक्स स्पोर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसको खुली दस्त हो रही है तो क्या लगानी है, सल्फामिडी अंतःपेशी, ठीक है, क्या लगाएंगे, सल्फामिडी अंतःपेशी लगाई जाती है। देखिए और कुछ डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ब्लैक वाटर, जहर, इसका जो रोग कारक है वो क्या है, कॉलेस्ट्रियम सोडिया, देखो इसका जो रोग कारक है पैथोजन, कॉलेस्ट्रियम सोडिया, इसका पैथोजन क्या हो गया, कॉलेस्ट्रियम सोडिया, ठीक है। और इसके जो सिम्टम होंगे, उसके जो नेक्स्ट शोल्डर और आर्म्स के ऊपर क्या रहती है, सूजन आ जाती है, यानी गर्दन कंधे के ऊपर और उसके घुटने के ऊपर क्या रहेगी, सूजन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आप उस स्थान को क्या करते हो, प्रेस करते हो, दबाते हो, तो कैसे आवाज आती है, छट छट कर क्रैकिंग साउंड आता है, कौन सा साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड आता है। उसके बाद जब उस पार्ट को अगर कट करते हैं तो कैसा झागदार बदबूदार ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है, फ्रॉथी कलर का ब्लड बाहर निकलता है। उसके बाद पशु लंगड़ा के चलता है ना, चलने में क्या होती है, इसको प्रॉब्लम आती है, ये कौन सा हो गया, ब्लैक वाटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे कि चयापचय रोग, मेटाबॉलिज्म डिजीज, चयापचय, है ना। मेटाबॉलिज्म डिजीज कौन सी है, तो वो है मिल्क फीवर, कौन सी है, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, और ये दुग्ध ज्वर जो होता है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से,
किसकी कमी से होगा? कैल्शियम की कमी से होगा। ठीक है, देखिए ब्लड सीरम के अंदर 9 to 11 मिलीग्राम 100 ml ब्लड के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर ये कम कितना हो जाए तो ये हो जाता है 7 मिलीग्राम 100 ml हो जाता है, तब वो किसकी कमी होती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है? मिल्क फीवर। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी हो गई? तो मिल्क फीवर। मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी हो गई? मिल्क फीवर। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्मजात रोग। इनब्रीड डिजीज है ना, जन्मजात रोग। इनब्रीड डिजीज कौन सी है? फ्री मार्केट। कौन सी है? फ्री मार्केट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर हर्बिसाइड कॉन्टैक्ट संपर्क शाकनाशी। कॉन्टैक्ट संपर्क शाकनाशी और ट्रांसफर हर्बिसाइड। स्थानांतरित शाकनाशी। देखो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड किसको बोलते हैं? ट्रांसफर हर्बिसाइड किसको बोलते हैं? कॉन्टैक्ट जब आप हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं और जिस पार्ट पे, जैसे प्लांट है और प्लांट के इस पार्ट पर आपने स्प्रे किया तो वो उसी पार्ट को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो ये क्या होता है? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। जैसे एग्जांपल कौन से होते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? तो वो होते हैं पैराक्वाट और डाइक्वाट। कौन से होते हैं? पैराक्वाट और डाइक्वाट। ट्रांसफर हर्बिसाइड किसको बोलते हैं? जैसे ये प्लांट है, ये ब्रीड है, और अगर आपने इसको इस पार्ट पर स्प्रे किया तो ये पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगर आपने कहाँ पे यूज किया इसका? ऊपर वाले पार्ट पे यूज किया तो ये कहाँ तक फैल जाएगा? पूरे नीचे, पूरे प्लांट को क्या करेगा? डैमेज करेगा। जैसे इसके एग्जांपल है ट्रांसफर हर्बिसाइड के, वो है 2,4-D आइसोप्रोटोन और 2,4-D का प्रयोग क्या किया जाता है? 2,4-D का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है चौड़ी पत्ती वाले के लिए, है ना? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ब्रॉड लीव्स। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं? कि बथुआ होता है। और बथुआ का साइंटिफिक नाम क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम। आइसोप्रोटोन का कहाँ यूज किया जाता है? नैरो लीव्स के, सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। नैरो लीव्स के, सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। ठीक है, और सकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन होगा? जैसे कि गेहूँसा। इसकी बात करते हैं अपन गेहूँसा। ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट और ट्रांसफर हर्बिसाइड के अंदर भी डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन से होते हैं, ट्रांसफर हर्बिसाइड कौन से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन राइट द बेनिफिट ऑफ वीट। खरपतवार के लाभ। राइट द बेनिफिट ऑफ वीट। खरपतवार के लाभ। खरपतवार के लाभ। बेनिफिट ऑफ वीट है ना। खरपतवार के लाभ को देखो, मोथा से
प्रयोग किसके लिए करते हैं? इत्र बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने, इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, खरपतवार का प्रयोग चारा के लिए किया जाता है, चारा के लिए उपयोग, फैब्रिक के लिए इसका यूज किया जाता है, चारे के लिए। ठीक है, उसके बाद सब्जी बनाने के लिए, और सब्जी बनाने में किसका यूज करते हैं? बथुआ का, किसका करते हैं? बथुआ का, है ना। सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण को रोकने के लिए इसके लिए यूज करते हैं? मृदा क्षरण को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और इसका प्रयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, सजावट के रूप में, जैसे लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा जराइन का प्रयोग, है ना। तो खरपतवार के प्रयोग बेनिफिट्स ले लीजिए आप, बेनिफिट के आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को कृषि का भारतीय कृषि को मानसून का जुड़ाव कहते हैं। भारतीय कृषि को क्या बोलते हैं? मानसून का जुड़ाव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 10 है। कितने? 10। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजस्थान की एवरेज रेनफॉल, राजस्थान की एवरेज रेनफॉल, राजस्थान की एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? 575 mm। ठीक है, इंडिया की एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? इंडिया की एवरेज रेनफॉल होती है 1190 mm। ठीक है, उसके बाद बात देखते हैं वर्ल्ड की, वर्ल्ड की एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? तो 1000 mm। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान के वेस्ट पार्ट में, पश्चिमी क्षेत्र में रेनफॉल कितना होगा? राजस्थान के वेस्ट पार्ट पश्चिमी क्षेत्र में रेनफॉल कितना होगा? 100 से 300 mm। राजस्थान के वेस्ट पार्ट के पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्ट पार्ट है ना, पश्चिमी क्षेत्र में रेनफॉल कितना होता है? 100 से 300 mm। और ईस्ट पार्ट, पूर्वी क्षेत्र, ईस्ट पार्ट में ना, पूर्वी क्षेत्र में कितना होता है? पूर्वी क्षेत्र में कितनी होती है बारिश राजस्थान के? 500 से 1000। ठीक है, तो राजस्थान के वेस्ट पार्ट में रेनफॉल कितना होता है? 100 से 300 mm। ईस्ट पूर्वी पार्ट में कितना होता है? 500 से 1000। 500 से 1000 कितनी होती है? 500 से 1000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्चिंग। देखिए, मल्चिंग, मल्चिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? मल्चिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, इसके लिए यूज करते हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन, नमी का संरक्षण के लिए, नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है, नमी संरक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है, नमी संरक्षण के लिए किया जाता है। दूसरा, उसके बाद और किसके लिए करते हैं? तो खरपतवार के कंट्रोल के लिए किसके लिए किया जाता है? मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। फसल को बदल के बोना, और जैसे इस मौसम में अलग फसल हुई, इसे अगले मौसम में अलग फसल हुई, फसल को क्या करना? बदल के बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। यानी आपने जैसे इस बार क्या बोला कि मक्का हो,
मक्का के बाद क्या होगा, गेहूँ। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सब क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे वापस, जैसे ज्वार बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चना बोलेंगे। इस तरह से एक ही रेगुलर एक ही क्रॉप का क्या रखना, उपयोग नहीं रखना, फसल को बदल बदल के बोलना क्या जाता है, फसल चक्र। क्या कहलाता है, फसल चक्र, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। क्या होता है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर? देखिए, एक सेल्स, एक कोशिका से नए पौधे का निर्माण, इसकी बात कर रहे हैं। एक सेल से, है ना, एक कोशिका से नए पौधे का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है। एक सेल यानी एक कोशिका से, है ना, वन सेल से अपन को ना न्यू प्लांट डेवलप करना, क्या कहलाता है, टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी क्या कहते हैं इसको, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। एक सेल से न्यू प्लांट क्या करना, डेवलप करना, क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जड़, तना, पत्ती, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स से कम समय में, सम टाइम में, कम समय में अधिक पौधे तैयार करना, अधिक पौधे तैयार करना। क्या तैयार करना, अधिक पौधे तैयार करना, ठीक है। यह विधि, ये जो मेथड है, यह विधि, ये जो मेथड है वो किसके अंदर यूज करते हैं, तो वो करते हैं बनाना हो गया, डेट पाम, इसके अंदर उपयोग की जाती है इसका, बनाना, डेट पाम हो गया। उसके बाद पोमोग्रेनेट, अनार के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर इसका यूज करते हैं, बनाना हो गया, डेट पाम हो गया और अनार के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। बनाना के अंदर केले में विषाणु रहित, केले में विषाणु रहित पौधे तैयार करना। कौन से पौधे तैयार करना, वायरस फ्री प्लांट्स। बनाना के अंदर कौन से पौधे तैयार करना, वायरस फ्री प्लांट तैयार करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टिश्यू कल्चर। तो अगर आपको टिश्यू कल्चर के बारे में पूछे तो ये पूरा रखना। आपको ये भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि टोटियोपोटेंसी किसको बोलते हैं, टोटियोपोटेंसी किसको बोलते हैं, एक सेल से न्यू प्लांट डेवलप यानी पूरा प्लांट डेवलप किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टोटियोपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटियोपोटेंसी। उसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाले से बचाव के लिए, है ना, फ्रॉस्ट, इसकी बात करते हैं, फ्रॉस्ट। एक होता है फ्रॉस्ट, एक होता है ड्यू। ड्यू क्या होता है, ओस, और ये होता है पाला। ओस क्या होती है कि जो विंटर के टाइम, इसकी बात कर रहे हैं हम, विंटर के समय एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है, क्या होती है, वाटर वेपर, वो सरफेस पे आके क्या होती है, जमा होती है, ठीक है। आप सुबह जब खेती किनारे चलते हो तो आपके कहीं गीले हो जाते हैं, वो क्या होगी, ओस, क्या होगी, ओस। अगर यही ओस सरफेस पर आकर, ठीक है, सरफेस पर अगर जम जाती है, कितने की टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, नाइट के समय 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाती है, जम जाती है आइस के रूप में। किसके रूप में, आइस के रूप में। उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट। और ये समय कौन सा, विंटर के समय, नाइट के टाइम, इसके समय बात करें, विंटर के समय, नाइट। और फ्रॉस्ट से बचाने के लिए अपन क्या प्रयोग करना चाहिए, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन। 0.1% H2SO4 का प्रयोग किया जाए।
सांद्र H2SO4 का सांद्र 0.1% इसका यूज करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो हल्की सिंचाई भी करते हैं, लाइट इरिगेशन, हल्की सिंचाई, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग, धुआं करना, ठीक है, और शेडिंग, शेड लगाना। इससे क्या कॉस्ट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब देखो भंडारण के समय, इसकी बात करते हैं। भंडारण के समय, भंडारण के समय प्याज को उपचारित करते हैं। तो भंडारण के समय, स्टोरेज के समय जो ऑनियन को क्या करते हैं, किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। वो किससे करते हैं, वो किया जाता है MH मैलिक हाइड्रोजाइड से। किससे किया जाता है, मैलिक हाइड्रोजाइड। इसका प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है मैलिक हाइड्रोजाइड का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहसाना। मेहसाना, तो मेहसाना किसकी नस्ल है, तो मेहसाना किसकी है, भैंस की नस्ल, किसकी, भैंस की। उसका मेहसाना का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, वो कहाँ है, तो मेहसाना की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, वो कहाँ पर है, मेहसाना, सूरत के। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर, गुजरात है। कहाँ पर, गुजरात। तो मेहसाना किसका क्रॉस है, तो मेह मतलब मुर्रा, किसका क्रॉस है, मुर्रा। साना मतलब सुरती। तो मेहसाना किसका क्रॉस हो गया, मुर्रा और सुरती का क्रॉस। किसका क्रॉस है, मुर्रा और सुरती। और राठी किसका क्रॉस है, तो राठी है वो किसका है, सातवा, सातला। सातला मतलब साहिवाल, साहिवाल, खार का और लाल सिंधी। इसका क्रॉस है। और उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान की कामधेनु। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अफलन, अफलन, अफलन समस्या के बाह्य कारक है ना। अफलन, अफलन के बाह्य कारक, अफलन के बाह्य कारक। एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अनफ्रूटफुलनेस, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अनफ्रूटफुलनेस, अफलन की समस्या के कौन से कारक, बाह्य कारक, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से, देखो पहला कौन सा है, न्यूट्रिएंट की कमी। किसकी कमी, न्यूट्रिएंट की कमी। किसकी कमी होगी, न्यूट्रिएंट की कमी, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो फिर प्लांट्स के अंदर फ्रूट और फ्लावर डेवलप नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं वेदर, क्लाइमेट की। वेदर की, क्लाइमेट, मौसम। तो वेदर में क्या है, जैसे कभी कभी तेज हवा चलती है, तेज हवा चलती है तो उससे क्या होता है, फल और फूल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तेज बारिश होना, उसकी वजह से फल फूल का गिर जाना। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, इंसेक्ट और डिजीज का अटैक, इंसेक्ट एंड डिजीज का अटैक। इंसेक्ट और डिजीज का अटैक, जैसे कि एग्जांपल है आम का फुदका रोग, आम का फुदका रोग, आम का फुदका रोग, ठीक है। तो जिससे क्या बनेगा, फ्लावर और फ्रूट्स नहीं बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं इरिगेशन, सिंचाई। जिस समय प्लांट के अंदर फ्लावरिंग आती है उस समय इरिगेशन अवेलेबल नहीं होता, या इरिगेशन नहीं कराते हैं, या फ्रूट्स आता है उसमें इरिगेशन नहीं दिया जाता है, तो क्या होती है, अनफ्रूटफुलनेस, मतलब फल और फूल का गिर जाना। और उसके बाद देखिए प्रूनिंग, समय समय पर ट्रेनिंग और प्रूनिंग नहीं करते, क्या चाहिए नहीं करते, तो उसके बाद
और गिर जाता है। तो ये ऑप्शन इसलिए क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में प्रथम फल परीक्षण उद्योगशाला, भारत में प्रथम फल परीक्षण उद्योगशाला कहाँ है, वो कहाँ है, मुंबई में। भारत के अंदर फल परीक्षण उद्योगशाला जो है कहाँ पर है, मुंबई है। ठीक है, कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। ठीक, फर्स्ट फ्रूट रिजर्वेशन इंडस्ट्री है ना, फर्स्ट फ्रूट रिजर्वेशन इंडस्ट्री इन इंडिया, फर्स्ट फ्रूट रिजर्वेशन इंडस्ट्री इन इंडिया। और यहाँ पे जो ये 1920 था ना, ये नहीं था 1920 को तो भारत की प्रथम फल उद्योगशाला थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैविक खेती का जो शब्द दिया है